Okay, beta, today we are starting 4024 O-Level Maths, Paper 2, Calculator version, Paper 2, Variant 2, October, November 2025, paper is of 2 hours. ठीक है ना? अब यहां पर देखो बेटा, total marks for this paper is 100 marks. Okay? Now let's start this paper in question number, okay, this is the list of formulas that is given to you on page number 2. ठीक है ना? Now let's work out in question number 1. Let's work out. Workout का मतलब क्या है? वर्कआउट का मतलब ये है कि बेटा आपने वर्किंग सब शो करनी है. कह रहा है वर्कआउट 75.66 माइनस 40.23 डिवाइड बाय 2.1 गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस. अब 2 मार्क का सवाल है, सही है ना? आपने आंसर देना है 2 डेसिमल प्लेस पे. देखो, एक तो ये होता है कि आपने हर एक वैल्यू को राउंड ऑफ करना है, उसके बाद वर्किंग करनी है. इसमें ऐसा नहीं कह रहा. फाइनल आंसर को 2 डेसिमल प्लेस में राउंड ऑफ करना है, फाइनल आंसर को. ठीक है ना? अच्छा, अब इसमें कैलकुलेटर अलाउड है, तो अब आपने ये नहीं कि 2 मार्क्स के लिए 75.66 माइनस 40.23 आपने शो करना है और इनकी डिवीजन भी शो करनी है डेसिमल की. नहीं, कैलकुलेटर अलाउड है. इधर आपने क्या करना है, 75 पॉइंट, कैलकुलेटर में जाएंगे, 75.66 माइनस 40.23, ये बन रहा है 35.43. पहले आपने सब्ट्रैक्शन अलग से दिखानी है इनको कि मैंने कैलकुलेटर से सब्ट्रैक्शन करी है, और फिर डिवाइड बाय 2.19 करा है, और फिर आंसर देना है 3 डेसिमल प्लेस पे 17.178, और फिर राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेस पे, फिर राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेस पे 16.18. ये आपका फाइनल आंसर होगा. मैं रिकमेंड ये करूंगा पहले न्यूमरेटर में सॉल्व कर लें, न्यूमरेटर की सारी सिंप्लीफिकेशन पहले कर लें, उसके बाद डिनोमिनेटर से डिवाइड करा दें. एक साथ ना करें, रिकमेंड ये करूंगा मैं आपको. एक साथ भी कर लेंगे, मसला नहीं है, लेकिन अगेन रिकमेंड मैं आपको ये करूंगा. These are the score for 12 student in a quiz. Find the median. तो मीडियन निकालने के लिए ना सबसे पहले इनको अरेंज करना पड़ता है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉल. टेन, 15, कहीं मैं मिस कर जाऊं तो आपने बताना है. 16, 16 दो दफा है, राइट. 16 के बाद 20, उसके बाद 21, उसके बाद 24, उसके बाद 27. सर 22 मिस कर दिया आपने, है ना? उसके बाद सर आपने 25 भी मिस कर दिया. उसके बाद 32, 35. हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर? 12 वैल्यूज. सर मीडियन की पोजीशन पहले निकालते हैं, फाइंड आउट द मीडियन पोजीशन. n plus 1/2. ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 6.5. 6 पोजीशन और 7 पोजीशन. अब मुझे बताओ 6 पोजीशन में क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 और 7. 21 plus 22 divided by 2, that is 21.5. 21.5 is going to be your median here. Find a range. Range होता है maximum minus minimum value. Maximum value obviously 35, minimum value 30, 10 हो गई. ट्वेंटी आपके पास रेंज आ गई, सॉरी 25 रेंज आ गई. ठीक है. अब यहां पर लिखा हुआ है इदरीस हैज 5 kg ऑफ राइस, ही कुक्स राइस फॉर 12 पीपल, ही यूज 75 grams of rice for each person. Work out how many
हाउ मच राइस इट इज लेफ्ट ओवर। 5 kg का मतलब है 5,000 ग्राम्स। 12 पर्सन के लिए उसने कुक करने राइस 75 ग्राम्स फॉर ईच। 12 मतलब है 7 कर लें आप। 12 मतलब है 75 कर लें आप। तो 900 ग्राम्स की तो बेटा उसने राइस कुक कर लेनी है। कितना लेफ्ट ओवर होगा? 5,000 माइनस 900, 4,100 ग्राम्स, राइट। तो आपका फाइनल आंसर 4,100 ग्राम्स हो गया। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। आपने ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी देखो 3 साइड्स गिवन है, ठीक है ना। अब ये कंस्ट्रक्ट किसने करना है? अब देखो ए बी इसने खुद से ड्रॉ करा हुआ है यहां पर। अगर आपने, और यहां पर नॉट ड्रॉन टू स्केल लिखा हुआ है। अगर आप मेरा स्केल यहां पर स्केल देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो तो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, देखो स्केल से देखूंगा ना तो ये पूरा 8.5 है। ये लाइन क्या है? पूरी 8.5 है। यहां पर नहीं लिखा हुआ नॉट ड्रॉन टू स्केल, इसका मतलब डायग्राम एग्जैक्ट बनी हुई है। पहली बात हो गई। अब आपने डायग्राम बनानी है। ए आपको पता है, बी आपको पता है, सी पॉइंट बनाना है आपने। किस तरह बनाएंगे और मैं आपको दिखाता हूं। देखो मैंने डायग्राम ड्रॉ करी हुई है ऑलरेडी। ए बी ड्रॉ करा हुआ है 8.5, और देखो ए सी is 6। आपने यहां पर आर्क ड्रॉ करनी है 6 सेंटीमीटर की। फिर यहां पर 7 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करनी है हमें। ये आर्क ड्रॉ कर लिया आपने। अब देखो आपके पास बेटा वो डिलीट हो गई मुझसे। अगर आपके पास स्केल होगा तो कितनी जल्दी ड्रॉ हो जाएगा स्केल पेंसिल। कुछ चीज़ें यहाँ पर सॉफ्टवेयर में थोड़ी इजी लगती हैं, कुछ चीज़ें बंदा हाथ से कर रहा होता है ना तो वो थोड़ी सी इजी लगती हैं। ठीक है, देखो हमने ये ट्राइंगल बना लिया। अब उसका नेक्स्ट पार्ट था मेजर द एंगल। उसके बाद वो मेजर करने के लिए कह रहा है ना, बी ए सी एंगल। देखो बी ए सी यहां बन रहा है, ये बन रहा है ए साइड, ये थी ना बी ए सी एंगल। अब जहां पर जीरो लाइन ओवरलैप करेगी वो वाला एंगल देखना है। अगर आप देखो, आग थोड़ी छोटी बनानी है, मैंने बड़ी बन गई है यहां पर, लेकिन आपने आग थोड़ी छोटी बनानी है। तो देखो ये एंगल बन रहा है 55। दिस एंगल इज 54। एंगल 54 बन रहा है मेरे पास। देखो आपने ये एंगल नोट करना है, यहां से नोट डाउन करना है। सही है। आपने जहां जीरो और ये ओवरलैप कर रहा है ना, आपने वहां से देखो ये एंगल देखो पूरा, जहां पर ये ओवरलैप कर रहा है ये वाला जीरो देखना है आपने। तो बेटा ये एंगल कितना बन रहा है? 54 बन रहा है, राइट। तो आपने 54 डिग्री यहां पर, सबका सेम बनेगा क्योंकि डायग्राम ड्रॉन टू स्केल है, तो यहां पर बेटा 54 डिग्री एंगल ही बनेगा। और आपको मैं फिर से बता चलूं कि आपने देखो ये ट्राइंगल बनाया था, तो आपने ये जो एंगल है ना ये ड्रॉ कर, ये बी ए सी ये एंगल था।
ये बताना था, और ये एग्जैक्ट सबका सेम ही आएगा. ओके जी. सो नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन. Sophia invests $400 in a saving account. The account pays simple interest at a rate of 2.8% per year. Calculate the amount of interest Sophia receive at the end of 3 years. Interest की amount मालूम करनी है. So that interest amount will be equals to I is equals to PRT upon 100. Principal amount was 400. Rate is 2.8% per year. Our time is 3 years. Divided by 100. $33.6. ये आपके पास बेटा इंटरेस्ट रेट आ गया, इंटरेस्ट अमाउंट आ गई. Then they says Lewis invests $400 in a different saving account that also pays simple interest. The rate of interest of this account is 0.4% per year more than the rate of the Sophia's account. Calculate how much more interest Lewis receive each year than Sophia receive each year. अब यहां पर देखो बेटा, आपके पास सोफिया पर ईयर की बात कर रहा है वो. अगर हम सोफिया की बात करें ना, पर ईयर की बात करें, तो मामला कुछ ये है. तो देखो बेटा, यहां पर ईच ईयर का निकालना है. तो लुइस और सोफिया दोनों का इंटरेस्ट अमाउंट का फॉर्मूला यही है, पी. लुइस का इंटरेस्ट कितना है? 0.4% ज्यादा है, यानी सोफिया का 2.8 है. तो 2.8 में 0.4 ऐड करो, 3.2 बन जाता है. मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 100. मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 100. इनका डिफरेंस लो, क्योंकि लुइस कितना ज्यादा इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है. तो 12.8 माइनस 11.20, इट्स 1.6. $1.6 ज्यादा रिसीव कर रहा है देन कंपेयर टू सोफिया. Then they're asking you the scale of the map is 1:5000. Like I told you कि बेटा इसमें यूनिट मेंशन नहीं है, तो आप खुद से कोई यूनिट लगा सकते हो इसमें. ठीक है ना. द लेंथ ऑफ द पाथ on the map is 8.3 centimeter. Find out the actual length of the path. Give your answer in meters. मैंने देखो मैप एंड एक्चुअल. मैप का 1, एक्चुअल का 5000 के बराबर होगा. यूनिट क्या रख रहे हो सर? सेंटीमीटर. सेंटीमीटर रख लेता हूं, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए. अच्छा, पे कॉलम वाइज यूनिट सेम होना चाहिए. अगर मैप में 8.3 सेंटीमीटर है, तो एक्चुअल कितना हो जाएगा? ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा सर? क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें. $41,500. इसको मीटर में कन्वर्ट करें, डिवाइड बाय 100. $41,415 मीटर हो जाएगा. अच्छा, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7, फैक्टराइज. फैक्टराइज का मतलब होता है पहले कॉमन चेक करना, क्या दोनों में कुछ कॉमन है? सर 5 कॉमन है और x भी कॉमन है. ये देखो 4x माइनस वाई. बस, और मजीद फैक्टराइज हो ही नहीं रहा था. उसके बाद क्या करें? एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई. एक्सपेंड का मतलब होता है पहले आप मल्टीप्लिकेशन कराओ. 4 2 12, 4 2 8, 5 मल्टीप्लाई x, 5x प्लस 5 1 5. ये जगह 17x, 8 प्लस 5
30। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में दे आर सेइंग द डायग्राम शोज अ रेगुलर पेंटागन, इट मींस एन रेगुलर हेक्सागन। इसका मतलब क्या होगा पता है? इसका मतलब ये देखो, ये सारे एंगल सेम है, ये सारे एंगल सेम है, और ये सारे एंगल सेम है। ठीक है ना? रेगुलर में होता क्या है कि आपने अगर ईच इंटीरियर एंगल मालूम करना है पेंटागन का, अगर मैं पेंटागन की बात करूं तो फॉर्मूला होता है, देखो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए। अब पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, 5 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180, 6 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 6। ईच इंटीरियर एंगल दोनों का आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 180 हो जाएगा डिवाइड बाय 5। ये 120 हो गया, दिस इज 108, ये पूरा 360 है। तो मुझे बताओ एक्स ना मालूम करोगे, 360 में से 120 एंड 108 माइनस करा दिया आपने। एक्स की वैल्यू 132 आ गई। ठीक है ना? दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर कॉलम वेक्टर दिया हुआ है, कह रहा है वर्कआउट 3a प्लस बी। तो देखो 3a प्लस बी, 3 मल्टीप्लाई बाय -3 -9, 3 for the 12, 8 - 2, -9 + 8 -1, 12 - 2 10 आ गया, -1 10 हमारे पास आंसर निकल कर आ गया। राइट? सॉरी, इट वाज माइनस, सॉरी माय मिस्टेक, ये माइनस था, तो -9 -8 -17, 12 minus -2 is going to be 14. So this will be your final answer. Right? Then a plus b modulus. A plus b modulus. First, let's find out a plus b. What is a plus b? 5 2। पहले a plus b निकाला, फिर इसका मॉडुलस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। राइट? ये आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, √29 और 3 sin फिगर में आंसर देते हैं 5.385। आंसर निकल कर आ गया। Moving on to question number 11. A factory makes batteries. A batch of 2000 batteries are tested and 28 are found to be faulty. The factory makes 1,25,000 batteries. Calculate the number of these batteries that are expected to be faulty. Expected to be faulty. ठीक है ना? अब यहां पर देखो 2000 में 28 फॉल्टी हैं,
1,25,000 में कितने फॉल्टी होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना? $1,750 आर एक्सपेक्टेड टू बी फॉल्टी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया और बेटा आंसर निकाल के दे दिया। यानी आपने रेशियो मेथड से सॉल्व करा है। अब देखो बेटा, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि आप डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के आगे लेकर आते हो। जैसे 3 के आगे लेकर आना है। अभी डेसिमल यहां पर है, यहां पर लेकर आना है, तो आपने करना है 3.72, जीरो को भूलना है अभी आप। फिर लिखना है 10⁻, अब कितना बैकवर्ड आया ये? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बैकवर्ड जितना आया ना बेटा, आप उतनी पावर 10 की पावर पॉजिटिव 8 लिख दोगे यहां पर। ठीक है ना? Now it says work out 2.21, 10⁵5, 6.5, 10⁶6। ठीक है? तो वर्कआउट में आप इतना शो करा दें उन्हें कि भाई मुझे पता है अगर 2.21 को अगर मैं ऐसी पावर सॉल्व करता हूं तो ये 000 हो जाएगा, और इसकी पावर सॉल्व करता हूं तो बेटा ये हमारे पास आगे 50 होगा। 0.5 है ना, 6.5 है, तो 0.5 एक आगे गया, फिर 2 3 4 5 6, 10⁶6 हो गया, और ये 5 आगे चले जाएगा। 10⁵5 लिखा हुआ है, 5 स्टेप मूव फॉरवर्ड, राइट? अब इनको डिवाइड करा दो, कैंसिल करके दिखा दो भाई, ये 3 जीरो कैंसिल। कैलकुलेटर वैसे एट दी एंड यूज तो करना है हमें, लेकिन थोड़ी वर्किंग शो करानी है हमें। हमारे पास आ रहा है 17/500, ठीक है ना, और 0.34 स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना है हमें। तो अब क्या करेंगे हम इसे फॉरवर्ड 3 के आगे डेसिमल लेकर आना है, सब्ट्रैक्शन। जितना डेसिमल फॉरवर्ड मूव करेंगे 1 2, उतनी 10 की पावर नेगेटिव में बढ़ती है। तो 3.4 10⁻² इज गोइंग टू बी आंसर। जितना फॉरवर्ड मूव करेंगे उतनी 10 की पावर नेगेटिव में बढ़ती है। Okay, moving on to question number 13. It says these are the first 5 terms of the sequence. Find the next term. तो 3 के बाद 8 आ रहा है। पहले हम हमेशा क्या करते हैं, हर कोई क्या चेक करता है कि 3 में क्या ऐड करूंगा, 8 आएगा, सर 5 ऐड कर दें। 8 में 5 करूंगा 13 आएगा, 13 में 5 ऐड करूंगा 18 आएगा, 18 में 5 ऐड करूंगा 23 आएगा, 23 में 5 ऐड करूंगा 28, 28 में 5 ऐड करूंगा 33। सही है? फाइंड द एक्सप्लेनेशन फॉर द एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसकी एन टर्म निकालनी है, a plus d into n minus 1. This is the formula. A is 3, very first term of the sequence. D is 5, n is n. n term निकालनी है, n की जगह n. So the answer is going to be 5n minus 2. Right? Then in part B it says Tn is the n term of the different sequence. There are first 5 term of the sequence. Find T25. अब देखो, जब आप फ्रैक्शन में आ जाते हो ना, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप न्यूमरेटर को अलग देखो, डिनोमिनेटर को अलग देखो। देखो, न्यूमरेटर की सीक्वेंस वही है, न्यूमरेटर की सीक्वेंस वही है जो हमारे पास ऊपर वाली सीक्वेंस थी, 3 8 13 18 23, वही लिखा हुआ है ना, 3 8 13 20 18 23। तो अगर मेरे पास न्यूमरेटर की 25th टर्म निकालनी है, मैं बात कर रहा हूं न्यूमरेटर की, सिर्फ न्यूमरेटर की, तो बेटा न्यूमरेटर की 25th टर्म निकालनी है, मैं n की जगह 25 रख देता हूं। तो 25th टर्म
123 आ गई। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, और सुनिएगा, अगर फर्स्ट सम है तो डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं मैं अलग से समझाने के लिए। फर्स्ट टर्म है तो देखो 4 लिखा हुआ है विच इज 2 स्क्वायर। सेकेंड टर्म है तो लिखा हुआ है 9 विच इज 3 स्क्वायर। थर्ड टर्म है तो 16 लिखा हुआ है विच इज 4 स्क्वायर। फोर्थ टर्म है तो 25 लिखा हुआ है विच इज 5 स्क्वायर। फिफ्थ टर्म है तो 36 लिखा हुआ है विच इज 6 स्क्वायर। तो अगर मुझे 25th टर्म निकालनी हो डिनोमिनेटर की, फर्स्ट टर्म है तो 2 का स्क्वायर, सेकंड टर्म है तो 3 का स्क्वायर, थर्ड टर्म है तो 4 का स्क्वायर, फोर्थ टर्म है तो 5 का स्क्वायर, फिफ्थ टर्म है तो 6 का स्क्वायर, एक ज्यादा का स्क्वायर हो रहा है। तो 25th टर्म होगा तो यहां पर कितना होगा, 26 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर कितना है सर? 26 स्क्वायर इज 676। तो देखो डिनोमिनेटर आ गया हमारे पास 676। ठीक है, ओके। n is 2 into 2 की पावर x plus 5 की पावर y. The LCM of n and 360 is 16200. Find the value of x and y. अब देखो बेटा, आपके पास यहां पर n दिया हुआ है और 360 का LCM दिया हुआ है 16200। मैंने 360 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी, टू वन जा टू, टू एट जा 16, थ्री से मजीद डिवाइड हो रहा था ये, पहले 3 से कर लेते हैं, पैटर्न फॉलो करते हैं। 5 वन द 5, 2 क्यूब 3 स्क्वायर इंटू 5। अब 16200 को भी देख लो, उसकी भी कर लेते हैं 16200, उसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी हमें। 2 से डिवाइड होगा, 2 8 16, 2 1 0, 2 0 0, 2 4 8, 2 0 0, 1 तो हो नहीं सकता ना, तो 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया यहाँ पर। 2 5 10, 2 0 0, 2 2 द 4, 2 0 0 0, 2 2 द 4, 2 5 10। ठीक है, अब ये 3 के टेबल में से डिवाइड कर रहा हूं, देखो 3 के टेबल में 2 नहीं आता, तो 3 0 0, 2 आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया, 3 6 18, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 2 3 7 21, 1 कैरी फॉरवर्ड गया, 3 5 15, 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15। 3 के टेबल में 2 नहीं आता, 0 हो गया यहाँ पर, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 के टेबल में 3 2 6, 3 5 15। फिर ये 5 1 5 5 25 और 5 1 5। 2 क्यूब 3 की पावर 4। ठीक है ना, वी गॉट ऑल दी प्राइम फैक्टराइजेशन हियर। अब देखो मसला कुछ ये है, व्हाट यू हैव टू थिंक कि यहां पर एक नंबर है n जो है 2 इंटू 3 की पावर x 5 की पावर y। इनका एलसीएम ये दिया हुआ है 2 क्यूब 3 पावर 4 5 स्क्वायर, एलसीएम है। एलसीएम होता है कॉमन अनकॉमन फैक्टर विद द हाईएस्ट पावर। एलसीएम क्या होता है? कॉमन हो या फिर अनकॉमन, हाईएस्ट पावर। अब यहां पर 2 क्यूब और 2 क्यूब लिखा हुआ है यहां पर, इसका मतलब 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3 में क्या आएगा यहां पर एलसीएम में? 2 क्यूब ही आएगा, कॉमन फैक्टर विद द हाईएस्ट पावर। उन्होंने बिल्कुल सही लिखा हुआ है एलसीएम में यहां पर।
जो मेरी अंडरस्टैंडिंग उसके मुताबिक लिखा हुआ है। अब यहां पर लिखा हुआ है 3 स्क्वायर और यहां पर लिखा हुआ है 3 की पावर x, तो इन दोनों में पावर्स क्या होनी चाहिए? सर यहां पर 4 लिखा हुआ है, तो x की जगह अगर 4 आया तो यहां पर एलसीएम में 3 की पावर 4 आएगा। x की जगह अगर 3 होता तो यहां पर 3 क्यूब होता, लेकिन यहां पर पावर 4 लिखा हुआ है, तो इसकी बेसिस पे मैंने डिसाइड करा कि x की वैल्यू यहां पर 4 रख दो इन ऑर्डर टू गेट 3 पावर 4। यहां पर लिखा है 5 पावर 1 और यहां पर लिखा है 5 की पावर y, तो कॉमन फैक्टर विद द हाईएस्ट पावर आना चाहिए। अब दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है? सर यहां पर तो 2 का हाईएस्ट पावर कह रहा है वो, तो 1 इज नॉट द हाईएस्ट पावर देन, इसका मतलब y की जगह मुझे 2 रखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द पावर 2 हियर इन एलसीएम। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2। फिर कह रहा है आपके पास जो n आ गया, अब बेटा एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का होता है, क्या होता है? कॉमन फैक्टर ओनली विथ लोएस्ट पावर। तो बेटा कॉमन फैक्टर क्या है? 2, लोएस्ट पावर क्या है? 1। कॉमन फैक्टर क्या है? 3, लोएस्ट पावर क्या है? 2। कॉमन फैक्टर क्या है? 5, लोएस्ट पावर क्या है? 1। ये बेटा आपके पास एचसीएफ निकल कर आ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करा दो, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5, दिस इज गोइंग टू बी 180। क्या रहा हमारे पास? सॉरी, 9 5 दिस गोइंग टू बी 90, राइट? ये बेटा आपके पास एचसीएफ भी आ गया। इन नेक्स्ट पार्ट दे आर आस्किंग यू k is a positive integer, kn is a cube number, तो kn is a cube number, k की वैल्यू मालूम करनी है। n क्या हमारे पास? 2 पावर 1, 3 पावर 4, 5 स्क्वायर। अब मैं k की जगह ऐसा क्या रखूं कि क्यूब नंबर बन जाए? क्यूब नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है? क्यूब नंबर में बेटा हर फैक्टर की पावर डिल बाय 3 होती है। पावर 1 है, डिल बाय 3 नहीं है। k की जगह 2 रख दिया, ताकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 स्क्वायर हो जाएगा। सर हमें क्यूब बनाना है तो 2 स्क्वायर रख दो, ताकि 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 2 क्यूब बन जाए। फिर k के साथ मुझे 3 की पावर 2 भी रखना पड़ेगा। क्यों? 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4, 3 की पावर 6 बन जाएगा, पावर डिल बाय 3 हो जाएगी। फिर मैंने 5 की पावर 1 भी रख दिया, ताकि 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर 5 क्यूब हो जाएगा। तो देखो ये हमारे पास मैंने k की जगह ये सारी वैल्यूज रख दी, ताकि बेटा जब 2 स्क्वायर 2 की पावर 1 से मिला हो तो 2 क्यूब बन जाए, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 से मिला हो तो 3 पावर 6 बन जाए, 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर हो तो 5 की पावर 3 बन जाए। एवरी फैक्टर पावर शुड बी डिवाइड बाय 3। तो k की कौन सी वैल्यू पर हुआ? ये वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 180। तो k की वैल्यू 180 रखने पर बेटा हमारे पास kn हमारे पास क्या बन जाएगा? एक क्यूब नंबर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द मास ऑफ द बैग ऑफ पोटैटोस इज 2.5 kg, करेक्ट टू नियरेस्ट 0.1 kg। करेक्ट टू द नियरेस्ट 0.1 kg, आपने 0.1 को डिवाइड बाय 2 करना है, 0.05 आ जाएगा। अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों मालूम करना है, तो 2.5 प्लस 0.05 और 2.5 माइनस 0.05, 2.45 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। देन इट सेज द मास ऑफ द बॉक्स इज 8.0 kg, करेक्ट टू नियरेस्ट 0.1 kg। अच्छा पहले पूरा सवाल पढ़ लेते हैं। बैग्स ऑफ पोटैटोस आर पैक्ड इनटू द बॉक्स, कैलकुलेट द अपर अमाउंट ऑफ टोटल मास ऑफ द बॉक्स कंटेनिंग 12 बैग्स ऑफ पोटैटोस। देखो टोटल मास कैसे निकालेंगे? टोटल मास, बॉक्स का मास प्लस 12 पोटैटोस का मास। तो अगर मुझे
टोटल मास दो वैल्यूज ऐड करने पर आ रहा है और मुझे टोटल मास का अपर बाउंड चाहिए। क्या चाहिए? अपर बाउंड। तो बेटा इन दोनों का भी क्या चाहिए होगा मुझे? अपर बाउंड चाहिए होगा। तो बॉक्स का अपर बाउंड, बॉक्स है 0.1 kg, करेक्ट 0.1 kg। तो बेटा इसका भी 0.1 डिवाइड बाय 2 करूंगा, 0.05 आ जाएगा, जगह 8.05 अपर बाउंड आ गया। पोटैटोस, एक पोटैटो का अपर बाउंड कितना है? 2.55। तो 12 को कितना हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाई बाय 2.55। तो टोटल मास आ जाएगा 38.65। ये आपके पास बेटा अपर बाउंड ऑफ द टोटल मास निकल कर आ जाएगा। अच्छा, इसको आप काइंडली करेक्ट टू 3 sin फिगर कन्वर्ट मत करिएगा, क्योंकि ये आपसे एग्जैक्टली अपर बाउंड मांग रहा है ना। तो आप 38 ऑलरेडी ऊपर अप्रोक्सीमेशन करी हुई इन्होंने यहां पर, तो आप इसको 3 sin फिगर में कन्वर्ट मत करिएगा, 38.65 ही रहने दिएगा, 38.7 मत कन्वर्ट करिएगा। द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली एट द रेट ऑफ x% पर ईयर। और यहां पर देखो डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली लिखा हुआ है, राइट। 2020 में 1,20,000 था, 2023 में 1,02,885 हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कह रहा एक्स निकाल के दिखा दो। तो मैंने एक्सपोनेंशियल डिक्रीज का आपको बताया था तरीका। फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, जिसमें हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे, 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। अब फाइनल वैल्यू कितनी है? 102,885। इनिशियल वैल्यू कितनी है? 1,20,000। डिक्रीज हो रहा है रेट, आप माइनस में लिखोगे 1 माइनस एक्स अपॉन 100, डिक्रीज हो रहा है ना। और बेटा आपके पास पावर 2020 के बाद 21, 22, 23, सो इट्स हाउ मेनी इयर्स? 3 इयर्स। अब आपने यहां से वैल्यू निकालनी है एक्स की, तो 102,885 डिवाइड बाय 120,000, अब आपने क्यूब रूट लेना है यहां पर। आंसर आ रहा है 19/20। x by 100 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पूरा फ्रैक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, 1 माइनस 19/20, 1/20 हो जाएगा। कैलकुलेटर से निकाल लें बस आप, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, आपके पास बेटा x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। x की वैल्यू 5 आ रही है यहां से, राइट। एनी प्रॉब्लम? इधर क्यूब से, इधर दोनों बोथ साइड क्यूब रूट लिया था, तो देखो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया, यहां पर 19/20 हो गया, 1 माइनस एक्स अपॉन 100 हो गया। आफ्टर 1 जनवरी 2023 द पॉपुलेशन ऑफ टाउन स्टार्ट टू इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। अब यहां पर क्या कर रहा है? इंक्रीज। 2023 के बाद 23, अब 2023 में इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 102,885। Find the year in which the population of the on the 1st January becomes more than 120,000, 1,20,000। तो अब देखो कह रहा है अब 2023 में ये वैल्यू थी पॉपुलेशन की, कह रहा है किस साल में
अगर मैं एक्सपोनेंशियली 1.6% रेट से बढ़ रहा हूं, कह रहे कौन से साल में हमारे पास 1,20,000 वापस से पॉपुलेशन हो जाएगी, कौन से साल में होगा ऐसा? तो 2023 में ये रही वैल्यू, 2023 में ये रही वैल्यू, इनिशियल वैल्यू ऑफ 2023 से चलना है। तो कह रहे हैं आफ्टर 1 जनवरी 2023 से चल रहे हैं हम लोग, द पॉपुलेशन रिटर्न स्टार्ट टू इंक्रीज। टाउन की पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है एक्सपोनेंशियली, किस रेट से? 1.6% इंक्रीज कर रही है, इसलिए प्लस। कितने साल बाद 1,20,000 बन जाएगी? अब एन गया 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, चेक कर लो, हिडन ट्रायल लिख के देख लो। तो देखो बेटा, मैंने एन की जगह यहां पर रखा लेट से 9, आप कैलकुलेटर से चेक करते जाओ बस। 102,885, देखो मैं आपके सामने चेक कर रहा हूं, 1 प्लस 1.6 डिवाइड बाय 100, देखो 9 रखा ना, तो फाइनल वैल्यू बन रही है 118684, यानी आप 1,18,684 तो बन रहा है। लेकिन जब सी एन किलो 10 रखूंगा, फाइनल बन रही है वैल्यू 1,20,583। तो इसका मतलब बेटा एन के वैल्यू 10 रखने पर 10 साल बाद, यानी 2023 के बाद 10 साल गुजारो, 2023 पूरा गुजार लिया, 24 एक साल हो गया, 2023 पूरा गुजार लिया एक साल, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, अब 32 के आखिरी में, यानी 1 जनवरी 2033 में ये काम हो जाएगा। ये बात आपने समझनी है। इसका आंसर 2032 नहीं है, इसका आंसर 2033 है, 10 साल बाद। ठीक है ना? मैं लिख भी देता हूं, 2023, 24, 25, 26, 27, 5 साल, 28, 29, 30, 31, 32। अब ये 10 साल गुजर गए, अब मैं 1 जन 2033 में खड़ा हुआ हूं। अब मेरे पास बेटा पॉपुलेशन होगी 1,20,583, यानी 1,20,000 से ज्यादा होगी या उससे कम ही होगी? कम नहीं होगी, उससे ज्यादा ही होगी। मोर देन लिखा हुआ है ना, इट शुड बी मोर देन। तो मोर देन कब होगी? 1 जनवरी को 2033 पर मोर देन हो जाएगी। आपने एक एन की वैल्यू ऐसी रखनी है जिससे आप 120 से लेस का दिखाओ, और एक एन की वैल्यू ऐसी रखनी है जिससे 120 के ऊपर का दिखाओगा आंसर, ताकि उसको पता चल जाए कि भाई हाँ 9 साल में 120 से ज्यादा पॉपुलेशन नहीं हो रही थी, 10 साल के बाद 120 से ज्यादा पॉपुलेशन हो गई। तो एन की वैल्यू 10 रख दूंगा, और 10 का मतलब है बाद से आपसे नंबर ऑफ एयर्स पूछ लेता तो आप 10 एयर्स लिख देते, उसने एयर नंबर पूछ लिया तो एयर नंबर 2033 हो जाएगा, 1 जनवरी। इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग यू स्केच द ग्राफ ऑफ ईच फंक्शन। देखो वैसे तो ये क्यूबिक फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ यूं बनता है, राइट से स्टैंडर्ड, ऑरिजिन से पास करेगा ये, लेकिन क्योंकि एक्स क्यूब -3 है तो आप इसको नीचे ले आओगे बस, इसका y इंटरसेप्ट -3 बनेगा, और यहां पर आप लेबल करोगे -3, इसको लेबल करोगे आप -3 है, ठीक है ना? इसका आंसर हो जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब है, सर नीचे आ जाएगा y इक्वल टू एक्स क्यूब -3, 3 की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है, ग्राफ इंक्रीज करेगा, तो x की जगह 0 पुट करके पहले y की वैल्यू निकाल लो। मैंने आपको ग्राफ फंक्शन में बताया था कि ये इंपॉर्टेंट चीजें बताने की होती है, y की वैल्यू 1 आ रही है, ये पास करेगा 0,1 से, y इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया, इसमें कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, तो y इक्वल टू 0 इसका एसिम्पटोट हो गया। पूछा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं आपको यहां पर, दिस विल बी योर एसिम्पटोट देन, y इक्वल टू 0। पूछ लेता तो अच्छी, वो आपको बताना तो बाद पूछ भी लेता है, इसलिए बता रहा हूं, वरना यहां पर पूछा नहीं है,
दैट्स इट, बस ये आपका ग्राफ था, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। पावर पॉजिटिव एक्स थी तो राइट साइड इंक्रीज कर रहा है, पावर नेगेटिव एक्स होती तो लेफ्ट साइड इंक्रीज कर रहा होता। कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द लाइन एल y इक्वल टू एक्स बाय 5 + 3, राइट ऑन द ग्रेडियंट ऑफ एल। कह रहा है एल का ग्रेडियंट निकाल के दिखा दें। तो इसको अगर कंपैरिजन करें y इक्वल टू mx + c से, m की जगह 1/5 आ रहा है, देखो तो ग्रेडियंट क्या आ रहा है हमारे पास, 1/5। लाइन m इज पैरेलल टू लाइन l, यानी लाइन m का भी ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, 1/5 ही हो जाएगा। लिख लिया मैंने, अभी आगे सवाल पढ़ता हूं क्या है, लेकिन अभी मैंने यहीं पर ये बात नोट डाउन कर ली। लाइन m क्रॉसेस x एक्सिस एट पॉइंट a एंड y एक्सिस एट पॉइंट b। कह रहा है y एक्सिस पॉइंट b पे क्रॉस कर रहा है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट a आर 15,0। a कोऑर्डिनेट्स दे दिए। शो दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट b इज 0 - p। तो पॉइंट b जो ना लाइन m पे लाई कर रहा है ये। तो y इज इक्वल टू mx + c पे लाइन m की इक्वेशन निकाल रहा हूं मैं। m की जगह बेटा हमारे पास आ गया 1/5, लाइन m का ग्रेडियंट भी 1/5 हो जाएगा। और पॉइंट क्या है 15,0। मैंने y गया 0 पुट करा, c की वैल्यू -c आ गई। देखो लाइन की इक्वेशन में अपडेट कर रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू 1/x - 3। अभी जो b पॉइंट था दैट इज ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस x वैल्यू 0, y की वैल्यू -c आ गई। 0 - 3 is going to be your y axis point. Then it says line line n is perpendicular bisector of the line joining AB। अब देखो मैं एक रैंडम सी डायग्राम बना रहा हूं, A और B रैंडम बना रहा हूं बस ये। A है 15,0, B है 0 - 3। लाइन n इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लेकिन लाइन n इसके परपेंडिकुलर यानी इसके मिड से पास कर रही है और 90 डिग्री का एंगल भी है। AB से बनने वाली लाइन का ग्रेडियंट 1/5 है, पहले ही से बताया हुआ इसने। तो n वाली लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा जो कि इसके परपेंडिकुलर है, नेगेटिव रेसिप्रोकल। मिड पॉइंट निकाल रहा हूं, x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय 2। m आ गया बेटा 15/2 -3/2। तो मुझे बताओ लाइन n का हमारे पास इक्वेशन निकालनी है, y इज इक्वल टू mx + c। तो लाइन n का बेटा ग्रेडियंट क्या है, -5, -5 है। c निकालना है, लेट जस्ट पुट दिस पॉइंट, y की जगह -c/2, x या 15/2। 15 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा, 75/2। -c/2 + 75/2 इज इक्वल टू c। 75 -3 + 75 कैलकुलेटर में रख दें वैसे तो, लेकिन ये -3 + 75 डिवाइड बाय 2, एलसीएम सेम ही आ रहा है। सी की वैल्यू आ रही है 36।
y इज इक्वल्स टू -5x। मैंने बहुत ज्यादा स्टेप शो करके आपको एक बात बताइए, c की जगह उसकी वैल्यू 36। ये लाइन n की इक्वेशन आ गई। अब लाइन n क्रॉस कर रही है x एक्सिस से एट पॉइंट c। ऑन x एक्सिस y वैल्यू 0, तो आपने y की जगह 0 पुट करा, ठीक है। जब आपने y की जगह 0 पुट कर दिया, अब बेटा यहां पर आपके पास x की वैल्यू मालूम कर लो, -5x ऑन द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू 36/5 हो गई। ये होता है 7.2। तो x हो गया 7.2, y हो गया 0। y की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू 7.2 आ रही है ऑन x एक्सिस। 7.2, 0 आ गया आंसर। लाइन n पास कर रही थी कहां से? x एक्सिस से। x एक्सिस से किस पॉइंट से? c पॉइंट कह रहा था उसे वो। तो x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 है, हमने वो पॉइंट निकाल दिया, y की 0 पुट कर दिया। Then in question number 19 it says a group of 22 students are asked if they study economics, history. The Venn diagram shows the result. Write down the number of students who study both economics and history. तो देखो बेटा, हमें जो जिन बच्चों ने दोनों पढ़ा हुआ है वो 5 स्टूडेंट्स हैं। आपने यहाँ पर 5 लिखना था। E इंटरसेक्शन H कॉम्प्लीमेंट। N का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स। E इंटरसेक्शन H कॉम्प्लीमेंट। E का मतलब है राइट टिक, उसको मैं इनसाइड H, इनसाइड E, इनसाइड E मैंने राइट टिक कर लिया, चाहे बेशक वो H के अंदर भी है, लेकिन E के इनसाइड आपने राइट टिक कर लिया। H कॉम्प्लीमेंट मतलब H के आउटसाइड, H के आउटसाइड आपने क्रॉस टिक कर लिया। इनका इंटरसेक्शन जहां पर दोनों मौजूद है, तो पूछ रहा है इस जगह पर कितने एलिमेंट्स हैं? इस जगह पर 7 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 7। 1 लिख दिया गया, 7 एक ही दफा लिखा हुआ है, 7 तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये। तो वो इस पोर्शन में पूछ रहा है कितने एलिमेंट्स थे। तो पहले मैंने पोर्शन आइडेंटिफाई करा, राइट और क्रॉस ट्रिक से पहले मैंने पोर्शन आइडेंटिफाई करा, फिर उसमें बेटा मैंने लिख दिया यहां पर कि इसमें 7 लिखा हुआ है, 7 नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। 3 of the students from the group are selected at random. Find the probability that all study history. हिस्ट्री वाले बच्चे कितने हैं पहले ये देखो। हिस्ट्री वाले बच्चे हैं 9 बच्चे हैं आउट ऑफ 22। कह रहे 3 बच्चे सेलेक्ट कर रहा हूं, तीनों के तीनों हिस्ट्री से हो, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी। तो पहला हिस्ट्री से हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बेटा 9/22। अब आपने एक बच्चा सेलेक्ट कर लिया। देखो जनरल केस में विदाउट रिप्लेसमेंट होती है, ये नहीं कि आप वापस से वो बच्चा वापस से उस ग्रुप में डाल लोगे। आप बोलोगे भाई एक बच्चा सेलेक्ट कर लिया, वापस क्यों डालूंगा मैं? तो अगर विद रिप्लेसमेंट होता तो वो आपको गाइड करता, नहीं बोला हुआ, इसका मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट है। अब हिस्ट्री वाले बच्चे कितने बच गए? 8। टोटल बच्चे कितने हैं? 21। अब सेकंड बच्चा हिस्ट्री से आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 8/21 है। अब 2 बच्चे हिस्ट्री के आ गए, अब बचे 7 बच्चे हिस्ट्री के, 7 स्टूडेंट्स। टोटल बच्चे कितने बच गए? 20। तो 7/20 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करवा दें, 9 इंटू 8 इंटू 7, 22 इंटू 21 इंटू 20, ये 3/35, 3/55। दैट विल बी योर आंसर। अब देखो y is inversely proportional to x minus 3 का होल स्क्वायर। y is inversely 1/, x minus 3 का होल स्क्वायर है। प्रोपोर्शन का साइन हटता है, इक्वल्स टू कांस्टेंट लग जाता है। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू 4 रुपए, x की वैल्यू 7 है। तो 4 हो जाएगा बेटा k/7 माइनस c, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 4 64, k की वैल्यू आ गई। जैसे ही k आ गया आपने अपडेट कर लिया। आपने अब y की वैल्यू मालूम करनी है जब x की वैल्यू -2 हो। तो y आ रहा है 64/25 ही आ रहा है, ठीक है ना। बस आपका ये आंसर है 64/25।
चाहो तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, नहीं करना चाहो तो कोई मसला नहीं है। 64/25 वैसे एग्जैक्ट आ रहा है 2.56, तो एग्जैक्ट आ रहा है तो फिर आप लिख भी दो डेसिमल में, कोई मसला वाली बात नहीं है। 3 सेकंड फिगर में एग्जैक्ट आ गया। देन इट सेज सॉल्व द इक्वेशन। तो सॉल्विंग में पहले मैंने क्या करा, पहले मैंने 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 4, x की वैल्यू मालूम करनी है ना, तो 5 को राइट हैंड साइड पे लेके चले गया, -5 हो गया। अब मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकता हूं क्योंकि अब ये सिंगल फ्रैक्शन है। तो देखो 2x प्लस 1 x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4 करा मैंने यहां पर, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 4 4x, -5 मल्टीप्लाई बाय x -5x, -5 मल्टीप्लाई बाय 4 -20, x स्क्वायर माइनस x -20 हो गया, x स्क्वायर -3x हो जाएगा, x माइनस x माइनस 2x -20 -1। मैंने इसमें अगेन आपकी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही यहां पर, उसने पहले ही बोल दिया कि 2 डेसिमल प्लेस में आंसर आएगा, तो बेटा आपने इसको फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही काम करना है आगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4/2 है। माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। देखो फॉर्मूला पुटिंग इस फॉर्मूले में जो वैल्यू पुट करनी होती है ना, ये इसके मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना। अब आप ये सिंप्लीफिकेशन शो करते हैं, एक स्टेप में इसकी सिंप्लीफिकेशन कर दें, जाएगा +3 हो जाएगा 9 स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेटर में मालूम करके दिखाएं ये वर्किंग, कि मैंने -c का स्क्वायर करा, -4a और c की वैल्यू -21, 93 अपॉन 2। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, देखो 3 प्लस रूट 93 अपॉन 2, 6.321 -3.321। 2 डेसिमल पे आंसर देना है, 6.32 -3.32। माइनस जरा प्रोमिनेंट लिखिएगा, अक्सर माइनस नहीं दिखाई दे रहे होते, ये भी गलतियां लिखी गई हैं, बच्चे ने सही करा हुआ काम, लेकिन ये माइनस सही से नहीं लिखा हुआ होता। ABCD द फील्ड a straight path crosses from B to D, कैलकुलेट AB लेंथ। कह रहे AB की लेंथ मालूम करके दिखा दें, AB की लेंथ ये रही। देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, दिस विल बी योर हाइपोटेन्यूज, दिस विल बी योर एडजेसेंट, तो cos 42 एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेटा आपके पास AB की लेंथ आ जाएगी 495 मल्टीप्लाई बाय cos 42, 367.85। अब देखो 367.85, पहले आपने लिखा 5, पहले आपने लिखा 4 इन फिगर में, और फिर देखो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, 368 हो जाएगा। शो दैट द एंगल BDC, दिस एंगल ओवर हियर इज 61.5, कह रहे एंगल शो करो 61.5 है। अब देखो ये ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल हैज ऑल साइड्स गिवन, वी कैन यूज कोसाइन रूल। अभी तक कोसाइन रूल यूज कर रहे हैं, cos D एंगल, जो इसके एडजेसेंट एंगल है उन साइड से उनका स्क्वायर, जो एडजेसेंट साइड है उनका स्क्वायर
का सम अपोजिट साइड के स्क्वायर का सम स्क्वायर माइनस करा देंगे। ये बन रहा है बेटा 3907 अपॉन 8184। टेक द कॉस इनवर्स। सिक्सटी 1.48 डिग्री वाले एंगल बेटा हमेशा 1 डेसिमल प्लेस पे देंगे। 61.5 विल बी योर आंसर। 1 डेसिमल प्लेस पे उसने खैर मेंशन भी करा हुआ है, लेकिन नहीं भी बोलता तो मैं 1 डेसिमल प्लेस में आंसर देता। 61.48 डिग्री लिखना जरूरी है। Then in part C, a second path cross the field from C to meet the path BD at point X. काम करते हैं ना, इस डायग्राम को नीचे कॉपी कर लेते हैं। तो second path cross the field from C to meet BD at point X. C से BD देंगे पॉइंट X पर। CX is a short distance। शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर है, ये रहा पॉइंट X। C टू BD हमारे पास क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये। हमेशा ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। शॉर्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। Lara takes 6 minutes 24 seconds to walk along the path CX। कह रहे C से X जाने के लिए लारा को कितना टाइम लगा? 6 मिनट 24 सेकंड्स। कह रहे लारा की एवरेज स्पीड निकाल के दिखा दें। तो भाई एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। क्या होता है बेटा? मतलब टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो देखो टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम तो हमें पता है, लेकिन टोटल टाइम डिस्टेंस नहीं पता ना। सी से एक्स का डिस्टेंस कितना है? तो देखो बेटा आपके पास यहां पर आपने अभी एंगल निकाला है, एंगल BDC। दिस एंगल वाज 61.48। वर्किंग वैल्यू मैं ये लेता हूं 61.48, वैसे 61.5 है, मैं वर्किंग वैल्यू लेता हूं हमेशा। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास। तो देखो बेटा ये आपके पास अपोजिट है, साइन 61.48 अपोजिट 6CX ओवर हाइपोटेन्यूज 620। तो 620 साइन 61.48 ये CX की लेंथ आ गई। टोटल डिस्टेंस आ गया 544.76 डिवाइड बाय टोटल टाइम। देखो इनको किलोमीटर पर आवर में चाहिए, अभी जो आया है ये मीटर में आया हमारे पास। इसको बेटा जब आप ये किस में आया? मीटर में। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे, डिवाइड बाय 1000, किलोमीटर में आ गया। टाइम कितना है? 6 मिनट्स 24 सेकेंड्स। मिनट्स को डिवाइड बाय 60 कर लो, आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 24 को डिवाइड बाय 3600 कर लो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 6 डिवाइड बाय 60 प्लस 24 डिवाइड बाय
इट इज 8/75। इसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर रहा अभी मैं। तो आपके पास स्पीड कितनी हो जाएगी? एवरेज स्पीड 0.54476 डिवाइड बाय 8/75। ठीक है, तो बेटा आपके पास यहां पर आंसर आएगा 5.107। तो 5.11 किलोमीटर पर आवर में आ गया आंसर। अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? अच्छा बेटा, in this question number 23 it says the diagram shows a shaded area in a large circle, center O, and the radius of the large circle is 10 centimeter. Okay, now this is the important point here. OAB is the sector of the circle, sector of the small circle. This OAB sector of the small circle, radius 7, इसका radius 7 है, यानी OA OB का length 7 है. Sector of the angle 180 degree. C is on the circumference of the circle. AC is equal to BC. AC is equal to BC. Both of these lines are equal. Okay. Calculate the percentage of the area of the large circle that is shaded. Percentage of the area of the large circle that is shaded. अब देखो परसेंटेज जब भी निकालनी होती है ना, तो परसेंटेज जब हम निकालते हैं तो रिक्वायर्ड वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं. तो यहां पर परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द लार्ज सर्कल, अभी लार्ज सर्कल का जो पोर्शन शेडेड है, दिस होल पोर्शन इज शेडेड, इसको डिवाइड बाय टोटल एरिया करेंगे, टोटल एरिया ऑफ द सर्कल, और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे. ठीक है ना? तो सबसे पहले तो ये जो शेडेड रीजन है इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं? एक हमारे पास सेक्टर है. सेक्टर का रेडियस क्या होगा? ओ ए बी सेक्टर, इसका रेडियस क्या होगा? एरिया क्या होगा? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर. इसका रेडियस 7 था. ये हमारे पास कैलकुलेटर के अलाउड है इस पेपर में. तो 130 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय पाई, इट इज 55.58. ठीक है ना? उसके बाद इन ट्राइंगल्स के एरिया, ट्राइंगल की ये लेंथ, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं. कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स का मतलब क्या होता है कि इनकी सारी साइड, सारे एंगल बराबर होंगे. क्यों बराबर होंगे? देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये दो लेंथ बराबर हो गई. ये दो लेंथ बराबर है, इसने ऑलरेडी बताया हुआ है. ये कॉमन लेंथ है, ये तो ऑलरेडी बराबर होगी. तो तीनों लेंथ बराबर हैं, तो बेटा तीनों एंगल भी बराबर होंगे. ऑल लेंथ्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है ये. तो यहां पर एंगल और यहां पर एंगल बराबर होगा. नाउ दिस कंप्लीट इज 360 डिग्री. ये एंगल x होगा, ये एंगल x होगा, दोनों एंगल x होंगे. x प्लस 130 इज इक्वल टू 360. 360 माइनस 130 डिवाइड बाय 2, x की वैल्यू आ रही 115. तो दिस एंगल ओवर हियर is going to be 115, right? अब मैंने करा क्या, मैंने बोला भाई देखो ये लेंथ है 10, ये लेंथ है 7, मैं एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेता हूं. कैसे? हाफ ए बी साइन थीटा. हाफ 7 into 10 साइन 115.
33.09, दोनों ट्राइंगल का एरिया वो हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। कैलकुलेटर में आंसर ऑलरेडी है। अच्छा मैंने सॉरी माय कैलकुलेटर वाज इन रेडियंस मोड, डिफरेंट मोड पे था। मैं एक दफ़ा फिर से इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। इट इज 63.44। तो 63.44 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 186.88। तो टोटल शेड रीजन, टोटल शेड रीजन के लिए कितना हो जाएगा, 55.58 प्लस 126.88, 182.46 परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। 182.46 डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का एरिया, मतलब 100। ओके दिस इज दिस वन मिस्टेक यहां पर बेटा, इट इज 31.72 and when you multiply it by 2 you got 63.44. When you add them, divided by pi r square, multiply by 100, you got 37.88. Up to 3 cent figure, 37.9% is going to be the area of the shaded region. ठीक है ना? Moving on to question number 24. Owen records the mass of each of 250 onions. The histogram shows the result. They show that there are 28 onions with a mass of 200 grams or less. अब देखो बेटा, यहां पर दे हैव गिवन यू द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, नॉट द फ्रीक्वेंसी, वरना मैं सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लूं और नंबर ऑफ अनियंस आ जाएंगे। ये अनियंस का डेटा है ना, उनके मास का। मास ऑफ 200 और लेस, देखो ये 200 और लेस का ग्राफ ये रहा, दिस रिप्रेजेंट द मास ऑफ 200 और लेस ग्राम्स ऑफ अनियंस। हाउ मेनी अनियंस आर देयर? देखो ये है विड्थ, दैट इज 40, और ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी एंड दैट वैल्यू इज 0.7। इधर वैल्यू कितनी है? 0.7। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय विड्थ। तो अगर मैं विड्थ को, इफ आई मल्टीप्लाई दिस विड्थ with frequency density, so I'll get frequency, right? तो देखो बेटा फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, विड्थ 40 मल्टीप्लाई बाय 0.7, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 0.7 is going to be 28. There are 28 onions. The answer is 28 onions which have a mass 200 or less. Calculate the estimate of the mean mass, show all your working. अब वो मीन मास कैलकुलेट करने के लिए हमें सबकी फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो इधर विड्थ कितनी है? 20, इधर विड्थ कितनी है? 20, इधर विड्थ कितनी है? 20।
तो इधर 20 नहीं है, 240 से 300, इधर विड्थ कितनी है 60। तो आपने ये देख लिया कि अगर मैं विड्थ को फ्रीक्वेंसी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करा दूं तो आई विल गेट दी फ्रीक्वेंसी, राइट। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज को मालूम करने के लिए फॉर्मूला हम लोग ने ऑलरेडी जनरेट कर लिया। अब देखो यहां पर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है 3.9, ये 3.9, तो 3.9 मल्टीप्लाई बाय विड्थ 4.5 मल्टीप्लाई बाय 20, 60 मल्टीप्लाई बाय 0.9, तो 3.9 मल्टीप्लाई बाय 20 78, 60 मल्टीप्लाई बाय 0.9 is 54। अब आपके पास फ्रीक्वेंसीज आ गई ना, 28, 78, 90, 54, these are frequencies। और क्लास का विड्थ आपको एक्सियली चाहिए होती है, विच आर योर मिड पॉइंट्स। ये तो फ्रीक्वेंसी है ना, अब आपको मिड पॉइंट भी तो चाहिए, एक्स की वैल्यू भी तो चाहिए। तो 200 और 160 का मिड पॉइंट क्या है 180, फिर 200 और 220 का मिड पॉइंट क्या है 210, फिर 220 और 240 का मिड पॉइंट क्या है 230, 240 से लेकर 300 का मिड पॉइंट क्या है 270। तो सम ऑफ एफ एक्स, अब मैं एफ एक्स निकाल रहा हूं, 28 मल्टीप्लाई बाय 180 दैट इज 5040, 78 मल्टीप्लाई बाय 210 दैट इज 16380, 90 मल्टीप्लाई बाय 230 दैट इज 20700, 54 मल्टीप्लाई बाय 270 14580। मीन फॉर्मूला इज सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ एफ। 5040 प्लस 16380 प्लस 20700 प्लस 14580। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है 28 प्लस 78 प्लस 90 प्लस 54। टू 226.8 हमारे पास आंसर निकलकर आ गया। कन्वर्ट इनटू 3 फिगर 227। This is going to be your mean value. So this was the last question of this paper. Any questions?